नमस्कार। आज हम विश्व में जनसंख्या वृद्धि से संबंधित उसके सिद्धांतों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि मानव जनसंख्या वृद्धि एक स्वाभाविक प्रक्रिया है और इसको एकदम से रोका नहीं जा सकता, लेकिन इसकी जो वृद्धि दर है उसको नियोजित करके कम किया जा सकता है। हम देखते हैं कि भौगोलिक दृष्टि से जनसंख्या वृद्धि का जो क्षेत्र विशेष के संसाधनों के संदर्भ में इसको विवेचित किया जा सकता है। यदि उपलब्ध संसाधनों पर जनसंख्या वृद्धि के कारण दबाव पड़ता है तो भविष्य में जनाधिक्य के कारण अनेक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जो समस्याएं हैं उनका उदय हो सकता है। और ये हम देखते भी हैं, सत्य भी हैं कि मनुष्य का जो मस्तिष्क है वो एक कल्पनाशील है। मानव खुद एक कल्पनाशील प्राणी है और उसके समक्ष जैसे जैसे समस्याएं खड़ी होती हैं उसी के अनुरूप है वैज्ञानिक आविष्कार, तकनीकियों का विकास और अनेक ऐसे नए संसाधनों की खोज करता है जो पहले से उपलब्ध संसाधनों की संसाधनता में वृद्धि करता है। और यह जो क्रिया होती है अर्थात जनसंख्या में वृद्धि और संसाधनों का जो विकास है अनवरत लगातार ये जारी रहता है। लेकिन यह एक ऐसा भौगोलिक तथ्य है कि धरातल पर जो उपलब्ध विभिन्न संसाधनों का निर्माण है ये काफ़ी दीर्घकाल में हुआ है। जैसे फसलों की उपज हेतु उर्वर मिट्टी दीर्घकालीन प्रक्रिया का ही एक परिणाम है। इसी तरह और भी बहुत सारी हैं, जैसे पंजाब जैसे उर्वरों का जिससे अधिक उपयोग है उससे भूमि बंजर भी हो जाती है। इस तरह के अनेक वैज्ञानिक आविष्कार हैं जो अल्पकाल में संसाधनों में निर्मित होते हैं, लेकिन दीर्घकालिक रूप में उसके जो परिणाम है काफ़ी नकारात्मक रूप में भी देखने को मिलते हैं। सबसे पहले मैं बात करूं जनसंख्या वृद्धि की, तो पृथ्वी पर मानव लगभग 10 लाख वर्षों से ये निवास करता आ रहा है, परंतु उसके अस्तित्व के अधिकांश काल में जनसंख्या बहुत ही कम रही है, अल्प रही है। और जनसंख्या वृद्धि जो अधिकतम है, जनसंख्या में अधिकतम जो वृद्धि है वो पिछले 20वीं शताब्दी में मुख्य रूप से देखने को मिलती है। हम देखते हैं कि ईसा से 4000 वर्ष पूर्व ये जो जनसंख्या विश्व में जो थी वो 0.15 करोड़, ईसा के जन्म से 8000 वर्ष पूर्व 1 करोड़, ईसा के जन्म के समय 25 करोड़, 1000 ईस्वी में 27.5 करोड़, 1800 ईस्वी में 98.8 करोड़, 1900 ईस्वी में 165 करोड़, 1950 में 251.5 करोड़, 1990 में हम देखते हैं तो 538.5 करोड़ और 2000 ईस्वी में देखते हैं तो 605.4 करोड़ जनसंख्या मुख्य रूप से देखने को मिलती है। इन्हीं जनसंख्या से लेकर वृद्धि से लेकर बहुत सारे ऐसे सिद्धांतों की कल्पना की गई है, तुलना की गई है और कुछ ऐसे सिद्धांतों को दिया गया है जो जनसंख्या वृद्धि के बारे में अध्ययन करते हैं और किस तरह की जनसंख्या की जो वृद्धि है इनके परिणामों को रोकने में सहायक होते हैं। उन सभी का अलग अलग विद्वानों ने, भूगोलवेताओं ने अलग अलग तरह से इनके सिद्धांत दिए हैं। उन्हीं सिद्धांतों में से आज हम कुछ सिद्धांतों की चर्चा करेंगे। जैसे कुछ सिद्धांत हैं, जैसे माल्थस का जनसंख्या वृद्धि सिद्धांत है, अनुकूलतम जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत है, जनसंख्या संक्रमण का सिद्धांत है और तकनीकी प्रगति संबंधी सिद्धांत है। ये ऐसे कई सिद्धांत हैं जो जनसंख्या से संबंधित दिए गए हैं और जो जनसंख्या की वृद्धि के बारे में विस्तृत अध्ययन करते हैं। आज हम जो अध्ययन करना चाहेंगे वो मुख्य रूप से जनसंख्या संक्रमण जो सिद्धांत है उसके बारे में हम मुख्य रूप से चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो जनसंख्या संक्रमण का सिद्धांत है वो क्या है। हम देखते हैं कि ये जो सिद्धांत है ये मुख्य रूप से 5 भागों में, स्टेजों में मुख्य रूप से विभाजित किया गया है। इसको डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। यह जनसंख्या की जो विभिन्न अवधारणाएं हैं, विभिन्न जो अवस्थाएं हैं, उनमें विभिन्न प्रकार के समाज में भिन्नता के आधार पर जो समुच्चय की दशा प्राप्त हो जाती है
उसको हम जनसंख्या संक्रमण के सिद्धांत में मुख्य रूप से शामिल करते हैं। जन्म दर है, मृत्यु दर है, जनसंख्या वृद्धि के संक्रमण की अवस्थाओं को एक अविकसित समाज से विकसित समाज में परिवर्तित होते हुए हम इस सिद्धांत के माध्यम से देखते हैं कि किस तरह से एक अविकसित जो समाज है वो विकसित समाज में परिवर्तित हो रहा है, और इसमें जो जनसंख्या का वृद्धि है, जन्म दर है, मृत्यु दर है, वो किस तरह से गतिशील रहती है, परिवर्तित रहती है, उन सभी का हम मुख्य रूप से अध्ययन करेंगे। इससे पहले जो कुछ सिद्धांत है, जैसे 1920 में थॉमसन ने अपना सिद्धांत दिया जनसंख्या वृद्धि से संबंधित। 1945 में नोटिसिन महोदय द्वारा ये सिद्धांत प्रस्तुत किया गया, जिसमें 1975 में पीटर हैगर्ट महोदय ने इस जनसंख्या के संक्रमण का जो सिद्धांत है इसमें कुछ संशोधन प्रस्तुत किए, और उसके बाद में इस सिद्धांत को मुख्य रूप से लागू किया गया। हम देखते हैं कि यह जो सिद्धांत है एक अविकसित समाज से विकसित समाज की ओर प्राप्त होने वाली जो अवस्थाएं हैं उनमें जन्म दर है, मृत्यु दर है और जनसंख्या वृद्धि की जो प्रवृत्तियां हैं उनकी मुख्य रूप से व्याख्या करता है। मैं इस सिद्धांत पे चर्चा करता हूँ। तो हम देखते हैं कि ये जो सिद्धांत है इसमें हमने मुख्य रूप से दिखाया गया है कि जो हमारी रेड लाइन है वो मुख्य रूप से मृत्यु दर को दिखा रही है, ग्रीन लाइन है वो मुख्य रूप से जन्म दर को दिखा रही है, और जो ब्लैक लाइन है वो मुख्य रूप से जनसंख्या वृद्धि को प्रदर्शित कर रही है। हम देखते हैं कि जो प्रथम अवस्था यह जो अवस्था होती है यह अविकसित समाज कह सकते हैं, ग्रामीण समाज कह सकते हैं, या कृषिगत समाज कह सकते हैं कि जो अवस्था है वो मुख्य रूप से पाई जाती है। और इस अवस्था में हम देखते हैं कि जो उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर दोनों चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, और इसमें जो जनसंख्या वृद्धि का है वो निम्न स्तरीय जनसंख्या वृद्धि दर देखने को मिलती है, क्योंकि इसमें जनसंख्या जो लगभग है वो स्थिरता की दशा पाई जाती है, क्योंकि जितने जन्म दर हो रहे हैं या जन्म हो रहे हैं उतनी मृत्यु भी उसके बराबर हो रही है, और ऐसी दशा पाई जाती है। और ये जो दशा थी ये एक अविकसित समाज है, रूढ़िवादी समाज है, और इस अवस्था के अंदर विकास संबंधी कोई भी कार्य मुख्य रूप से नहीं होते हैं। इस अवस्था में हम बात करें तो जन्म दर जो मुख्य रूप से 40 से 45 प्रति व्यक्ति प्रति हजार प्रति वर्ष थी, और इसमें जो मृत्यु दर है वो भी 40 से 45 प्रति हजार प्रति वर्ष मुख्य रूप से देखने को मिलती है। और विश्व के अधिकांश राष्ट्र आज से 200 वर्ष पूर्व इसी अवस्था से संबंधित रहे हैं। इसके अलावा वर्तमान में लगभग सभी जो अफ्रीकी राष्ट्र हैं इस अवस्था से संबंधित हैं, और 1921 से पहले भारत भी इस अवस्था में मुख्य रूप से संबंधित रहा है। अब हम बात करें दूसरी अवस्था की, जो द्वितीय अवस्था है। द्वितीय अवस्था में हम बात करें तो ये विकासशील देशों की प्रारंभिक अवस्था मुख्य रूप से मानी जाती है, और इस अवस्था में हम देखते हैं कि जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो प्रारंभिक स्तर पर बढ़ने लगती हैं, और जिसका प्रभाव ये होता है कि मृत्यु दर में कमी होने के रूप में हमें मुख्य रूप से देखने को मिलता है। इस व्यवस्था की हम बात करें तो उच्च जन्म दर इसमें हमें देखने को मिलती है, और घटती हुई मृत्यु दर और देखने को मिलती है। इसमें हम देखते हैं कि जो जनसंख्या की वृद्धि है वो होना हमें मुख्य रूप से दृश्य करता है या दिखाई पड़ता है। इस अवस्था में हम बात करें तो इसकी जो जन्म दर है वो 40 से 45 व्यक्ति प्रति हजार, और जो मृत्यु दर है वो भी 30 से 35 व्यक्ति प्रति हजार मुख्य रूप से देखने को मिलती है। और भारत की हम बात करें तो 1921 से 1951 के मध्य भारत इस अवस्था में मुख्य रूप से जो जनसंख्या संक्रमण की जो द्वितीय अवस्था है इसमें मुख्य रूप से इस वर्षों में रहा। अब हम बात करें तृतीय चरण की तो ये विकासशील अवस्था की एक अंतिम अवस्था मुख्य रूप से मानी जाती है, और इस अवस्था में प्रारंभ से उच्चतर जन्म दर है, परंतु मृत्यु दर में तेजी से कमी आती है, जिसके कारण जनसंख्या विस्फोट की स्थिति की अवस्था हमें देखने को मिलती है। और आगे चलकर इसी अवस्था में जन्म दर में भी कमी होने लगती है, जिसके परिणामतः जनसंख्या वृद्धि तो होती है परंतु जनसंख्या वृद्धि दर में कमी दर्ज होती है। 1951 से 1981 तक भारत जनसंख्या विस्फोट की अवस्था जो मुख्य रूप से प्राप्त कर चुका था,
और इसके बाद हम देखते हैं कि जनसंख्या वृद्धि दर में ह्रास की जो प्रवृत्ति है वो मुख्य रूप से दिखाई देती है। इसके बाद में हम देखते हैं कि इसी में जो इस अवस्था में औसत रूप से 20 से 30 प्रति हजार प्रति वर्ष जन्म दर था और 15 से 20 व्यक्ति प्रति हजार मृत्यु दर की दशा मुख्य रूप से देखने को मिलती है। अब हम बात करते हैं चतुर्थ अवस्था, जो यह एक विकसित देशों की अवस्था मानी जाती है और इसमें जो विकसित औद्योगिकृत जो है समाज है या नगरीकरण की समाज की जो अवस्था है वो मुख्य रूप से देखने को मिलती है। इस अवस्था में न्यूनतम स्तर पर जन्म दर और मृत्यु दर पहुंच जाती है। इसका कारण यहाँ उच्चतम स्तर की जनसंख्या में स्थिरता मुख्य रूप से प्राप्त हो जाती है। इस अवस्था में हम देखते हैं कि 7 से 8 व्यक्ति प्रति हजार प्रति वर्ष जन्म दर और मृत्यु दर की दशा मुख्य रूप से इस अवस्था में हमें देखने को मिलती है। और जो अधिकांश यूरोपीय राष्ट्र हैं और इसमें भी कुछ एशियाई देश जैसे जापान है, इजराइल है, दक्षिण कोरिया आदि इस अवस्था को मुख्य रूप से जो चतुर्थ अवस्था है जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत की, उसको प्राप्त कर चुके हैं। अब हम बात करें पंचम अवस्था की, जो मुख्य रूप से पीटर हेगेट के अनुसार निर्धारित की गई थी। और हम देखते हैं कि ये 5 जो अवस्था है ये विकसितम जो राष्ट्र हैं उनकी हम बात कर रहे हैं। इस अवस्था में हम देखते हैं कि कभी कभी जो जन्म दर है मृत्यु दर से भी कम हो जाती है और जनसंख्या वृद्धि में ऋणात्मक दृश्य दिखाई देता है। यह जो अवस्था है मुख्य रूप से इस अवस्था में समाज जो है कार्यशील आयु वर्ग की कमी रखता है, जबकि आश्रित आयु वर्ग की जनसंख्या की वृद्धि होने लगती है। और कभी कभी हम देखते हैं कि इस प्रकार के जो राष्ट्र हैं जनसंख्या वृद्धि में प्रोत्साहन नीतियों का मुख्य रूप से अनुसरण करते हैं। और विश्व के सभी राष्ट्र हैं जो कभी ना कभी इन सभी अवस्थाओं से गुजरते हैं या भविष्य में इस तरह की जो अवस्था होती है उससे गुजरेंगे। और भावी जनसंख्या के आकार का आकलन करके कोई भी राष्ट्र अपनी विकास की नीतियाँ मुख्य रूप से बनाता है। इस दृष्टि से हम देखते हैं कि जनसंख्या संक्रमण का जो सिद्धांत है सभी राष्ट्रों के संबंध में एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्थिति रखता है और जनसंख्या के महत्व को समझने के लिए अपना महत्वपूर्ण रोल अदा करेगा। धन्यवाद।